नमस्ते मित्रों, कथा नीति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की लघु कथा अनामिका जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है तकदीर और कथा वाचन कर रही हूँ मैं, अपर्णा। मित्रों, तकदीर के खेल भी अजीब है। पता नहीं यह कब किसी को कैसे बिछुड़ा देगी और कब किसी को किस तरह से मिलाप भी करवा देगी। हमारी आज की कहानी कुछ इसी तरह का भाव लिए हुए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तकदीर। अर्जुन को लंबी दूरी तय करनी थी, इसलिए वो आज सुबह बहुत जल्दी घर से निकल गया था। पिछले 4 घंटे से वह हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। घर से निकला उस समय उसे कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं थी, तो वो खाली पेट ही घर से निकल गया था। लेकिन अब 4 घंटे हो गए और उसे बड़े जोर की भूख लगाई थी। गाड़ी चलाते हुए उसकी नज़रें रास्ते के दोनों तरफ किसी अच्छे रेस्टोरेंट का ठिकाना ढूंढ रही थी। भूख के मारे उसकी आंतें कुलबुलाने लगी थी। रेस्टोरेंट तो कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन अचानक ही उसे एक चाट का ठेला दिखाई दिया। अर्जुन ने तुरंत ही अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया और गाड़ी साइड में लगा दी। कार से उतरकर वह चाट के ठेले के पास पहुंचा। उसने देखा कि चाट का ठेला एक महिला चला रही थी। उस महिला का चेहरा उसे बड़ा जाना पहचाना लगा, लेकिन उसका परिचय ठीक से याद न आने की वजह से उसे बड़ी बेचैनी से होने लगी और वो अपने दिमाग को बड़ा जोर देने लगा। और अचानक ही उसे क्लिक हुआ कि अरे ये तो अनीता है। अनीता, और इस हाल में। 12 वर्ष पहले की बात है जब उसने पहली बार अनीता को देखा था। वह मंजर अभी तक उसके दिमाग में वैसा का वैसा छपा हुआ है और आज तक उसे भुला न पाया है। आज वह 35 वर्ष की उम्र का था, लेकिन अभी भी उसने विवाह नहीं किया था। 12 वर्ष पूर्व अनीता का विवाह हुआ था और उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। बस उसी के परिणाम स्वरूप उसने अविवाहित रहने का फैसला ले लिया। आप क्या लेंगे साहब? वड़ा सांबार या पाव भाजी, या पहले गर्मा गर्म चाय चाहिए आपको? बड़े थके हुए दिखाई दे रहे आप। अर्जुन इस आवाज़ से चौंक पड़ा और सामने देखने लगा। वह महिला उसी से पूछ रही थी। कोई जवाब न देकर अर्जुन उस स्त्री के चेहरे की तरफ अपलक देखता रह गया। अभी तक वो महिला अपने काम में भिड़ी हुई थी और उसकी तरफ उसने ध्यान से देखा नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके सवाल का इस ग्राहक ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगी और उसकी आंखों में भी एक पहचान का भाव आने लगा। वो भी उसे पहचानने का प्रयत्न करने लगी। 12 वर्ष का समय एक लंबी अवधि होता है। इस बीच दोनों में ही काफ़ी बदलाव आया था। अर्जुन एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था, इसलिए वो कुछ स्थूल हो गया था। लेकिन अनीता थोड़ी सांवली पड़ गई थी और काफ़ी क्रश भी हो गई थी। अर्जुन ने कांपते होठों से पुकारा, अनीता। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गई और घबरा भी गई और यूं ही नज़रें नीचे करके अपने जमा हुआ सामान ही फिर से जमाने लगी, इधर उधर करके। फिर अपनी साड़ी का पल्ला इस तरह से खींचने लगी जिससे कि अर्जुन को उसका चेहरा ना दिखे। चेहरा छुपाने के उसके असफल प्रयत्नों पर हंसते हुए अर्जुन ने कहा, अनीता, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। क्यों बेकार में सामान यहाँ से वहाँ उठाकर रख रही हो? सब कुछ ठीक तो लगा हुआ है? अर्जुन की बात सुनकर अब अनीता एकदम स्तब्ध खड़ी रह गई, अवाक सी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच नीचे गिर पड़ा। फिर अचकचाई आवाज़ में बोली, अर्जुन, तुम कब आए तुम परदेश से? अब अर्जुन पास रखे हुए स्टूल पे बैठ गया। अनीता, मुझे 7 वर्ष हो गए इस शहर में आके। अब मैं इसी शहर में रहने लगा हूँ। मैंने खुद का घर भी ले लिया है। माँ मेरे साथ ही है। अब अनीता ने अपने सिर पर लिया हुआ पल्ला पीछे डाल दिया और विस्मय से अर्जुन की तरफ देखने लगी। कुछ रुककर उसने पूछा, और तुम्हारे बाल बच्चे, पत्नी? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं तो अविवाहित हूँ, मैंने विवाह किया ही नहीं है। एक पल के लिए उसे लगा कि उसे पूछना ये था कि तुमने विवाह क्यों नहीं किया, लेकिन फिर वो चुप रह गई। काफ़ी देर तक वो निशब्द खड़ी रही। फिर पाव भाजी की एक प्लेट तैयार करके उसने अर्जुन के हाथ में दी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन अनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कैसे, इस हालात में? पाव भाजी की प्लेट में नींबू और प्याज रखते हुए अनीता बोली, यही मेरा ससुराल है और यही मेरा घर है।
देख रहे हो ना। अर्जुन ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारा पति खूब पैसे वाला है, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अनीता ने जवाब दिया, जब तक मेरे पति थे तब तक खूब पैसा था, अब पति भी नहीं है और पैसा भी ख़त्म हो गया है। 2 साल पहले ही मेरे पति का निधन हो गया है। कोरोना की पहली लहर में ही वे चपेट में आ गए। अर्जुन ने कहा, लेकिन कोरोना की चपेट में जिनकी मृत्यु हुई, सरकार ने उन्हें पैसे दिए थे, तुम्हें नहीं मिले क्या? अनीता ने कहा, अगर मैं उन्हें हॉस्पिटल में ले गई होती तो वहाँ पर उनका चेकअप हुआ होता और कुछ कागजात बने होते, लेकिन हुआ यूँ कि उन्हें 2 दिन खांसी आई तो हमने घर पे ही उसकी दवाई की, लेकिन अचानक ही उन्होंने तीसरे दिन आंखें मूंद ली। कहते हुए अनीता की आंखें भर आई। उस समय चारों तरफ डर का मंजर था, इसलिए जल्दी जल्दी उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और हॉस्पिटल में न ले जाने की वजह से उनकी मृत्यु के उपरांत मुझे कुछ पैसा भी नहीं मिला। अर्जुन ने ही आगे पूछा, तो तुम बची रह गई कोरोना से? तुम्हें नहीं लगी उसकी इन्फेक्शन? तभी वहाँ एक दूसरा ग्राहक आ गया। अनीता कुछ देर उसमें व्यस्त हो गई। अनीता ने उस ग्राहक को प्लेट देने के बाद में हाथ धोए और फिर अर्जुन को बताने लगी, हुआ था, हम सभी को हो गया था कोरोना, लेकिन हम उसमें बच गए। घर पे ही दवा करके हम लोग ठीक हो गए। इन्हें पहले से ही सांस की तकलीफ थी ना, इस वजह से ये कोरोना वाली खांसी सहन नहीं कर पाए। मेरा एक 8 साल का पुत्र है, अभी वो स्कूल गया है। उसी के साथ मैं एक छोटे से कमरे में रहती हूँ। इनके निधन के बाद में इनके भाइयों और इनकी माँ ने मुझे घर से अलग कर दिया। 1 साल तक तो मेरे भाई ने दया करके मुझे अपने घर में रखा, लेकिन उसका भी परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है। आखिर वो भी कितने दिनों तक मेरा और मेरे बेटे का बोझ उठा सकता था। फिर मैंने भी कमर कस ली। मेरे पिताजी का पाव भाजी का ये ठेला था, मैं उनकी मदद किया करती थी, तो मुझे ये काम आता ही था, इसलिए मैंने यही काम संभाल लिया अपने पेट भरने के लिए। अनीता की राम कहानी सुनकर अर्जुन को बुरा लग रहा था। अर्जुन की पाव भाजी खत्म हो चुकी थी, तब अनीता ने उसकी प्लेट में वड़ा सांभर रख दिया। अर्जुन को बुरा बहुत लग रहा था, लेकिन आते भी कुल बुला रही थी, इसलिए कुछ बोले बिना चुपचाप खाता रहा। अनीता उसको खाते हुए देखती रही कुछ देर, फिर बोली, एक बात पूछूं अर्जुन? हाँ हाँ, अर्जुन ने आंखों आंखों में उसे जवाब दिया। मैं ये पूछ रही थी, थरथराते ओठों से अनीता ने पूछा, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? सच बताओ अनीता? अनीता उत्सुक नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। हाँ बिल्कुल सच बताओ, मैं इस विषय में हमेशा सोचती रहती थी कि तुमने विवाह कर लिया होगा, कैसी होगी तुम्हारी पत्नी, कैसे होंगे तुम्हारे बच्चे? अर्जुन ने प्लेट नीचे रखते हुए कहा, सच बताओ अनीता, तुम मुझे नहीं मिली तो मैंने शादी नहीं की। अनीता अचकचा गई, फिर बोली, लेकिन तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। अर्जुन हंसने लगा, अरे तब हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते थे, उस समय मैंने एक बार तुम्हारी किताब में एक लव लेटर लिखा था। अनीता बोली, हाँ मुझे याद है, लेकिन जब वो पत्र टीचर के पास में गया तो उन्होंने तो हमारी क्लास के सब लोगों के हस्ताक्षर चेक किए थे, तुम कैसे छूट गए? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, उल्टे हाथ से लिखा था मैंने, कैसे पकड़ाई में आता? उसकी बात सुनकर अनीता को भी थोड़ी हंसी आ गई। फिर बोली, अर्जुन, अगर वो पत्र मेरे हाथ लगता ना तो मैं थोड़ी ना टीचर को देती, लेकिन वो पत्र माधुरी को मिल गया, इसलिए उसने तुरंत टीचर को दे दिया। मैं तो जानती थी कि वो पत्र तुमने ही लिखा है। अब अर्जुन के आश्चर्यचकित होने की बारी थी। तुम्हें कैसे मालूम था कि वो पत्र मैंने लिखा था? अब अनीता हंस पड़ी। तुम आज भी वैसे ही बुद्धू के बुद्धू रहे अर्जुन। तुम्हारी आंखों में तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम साफ साफ दिखता था। मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती थी तो तुम बस मेरे तरफ ही देखते रहते थे। क्या एक लड़की सामने वाले की आंखों से बरसता हुआ प्रेम समझ नहीं सकती? अब अर्जुन ने पूछा, अच्छा एक बात पूछूं? अगर तुम्हारे मन में क्या तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कुछ था क्या?
अनीता ने नज़रें नीची कर ली। बहुत खुश था। मुझे लगता था कि तुमने एक बार पत्र लिखा, टीचर ने पकड़ लिया, लेकिन वह गलती तुम एक बार और करो। उस आशा में मैं कई बार अपनी किताबें और कॉपियाँ झटका करती, लेकिन तुमने दोबारा वैसा प्रयास ही नहीं किया। अर्जुन बोला, अरे दोबारा कैसे प्रयत्न करता? पहले पत्र की वजह से ही स्कूल में इतना हो हल्ला मच गया था। मैं तो किसी तरह उस समय बच गया था। अनीता उदास स्वर में बोली, अगर मैं इतनी अच्छी लगती थी तो तुमने एक बार और कोशिश जरूर करनी चाहिए थी। मैं तो लड़की थी, मैं कैसे पहल करती? और 10वीं क्लास के बाद में तो मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी, लेकिन जब भी तुम मुझे मिलते तो मैं हमेशा इस बात का इंतज़ार करती कि तुम अपना प्रेम मेरे सामने व्यक्त करोगे। अर्जुन खेदपूर्ण स्वर में बोला, कितनी विचित्र बात है कि हम दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे, फिर भी हम दोनों में से किसी ने भी अपना प्रेम व्यक्त नहीं किया और हमारा प्रेम हमारे मन में ही रह गया। लेकिन मैं तो परदेश में पैसा कमाने के लिए गया था। वहाँ मुझे रोज़ तुम्हारी याद आती और मैं हमेशा ये सोचता कि थोड़ा पैसा कमा लूँ, अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, तब जाकर मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे पिता से तुम्हारे बारे में पूछता। बीच में मैं आया भी था, लेकिन उस समय मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारा तो विवाह हो गया है। बस फिर मैंने विवाह न करने का फैसला कर लिया और फिर से परदेश चला गया, क्योंकि इस शहर में मेरा मन ही नहीं लग रहा था। आया तो था मैं यहीं बसने के हिसाब से। थोड़ी देर दोनों ही चुप थे। हाईवे से निकलने वाली गाड़ियों की आवाज़ आ रहे थे। फिर अचानक ही अर्जुन ने कहा, एक बात पूछूं अनीता? अर्जुन ने थोड़ा अटकते हुए पूछा। तब तो अपना प्यार एक दूसरे के सामने व्यक्त न कर पाए, आज कर दिया है। क्या अब हम विवाह नहीं कर सकते? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर से बोली, नहीं अर्जुन, अब मैं तुमसे विवाह करने लायक थोड़ी रही हूँ। पहली बात तो ये कि मैं विधवा हूँ, मेरा 8 साल का बच्चा है और मेरा शरीर की अवस्था देखो, मैं कितनी क्रश हो गई हूँ, काली पड़ गई हूँ। तुम्हें तो अभी भी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी कुंवारी। तुम अच्छी लड़की से विवाह करके सुख से रहना। हम दोनों ने अगर विवाह किया तो हमारी जोड़ी बेमेल दिखेगी। कहते कहते अनीता अपनी आंखों में आया हुआ पानी अपने पल्लू से पोंछने लगी। उसकी बात खत्म होते होते अर्जुन खड़ा हो गया। चलता हूँ, अभी बहुत दूर जाना है। वो निकलने लगा तो अनीता ने पीछे से आवाज़ दी, अरे अर्जुन, एक कप चाय तो पीकर जाओ, मैं बहुत बढ़िया चाय बनाती हूँ, पीकर तो देखो। अर्जुन पलट गया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। बोला, कल माँ को लेकर आऊँगा मैं यहाँ पर, विवाह की तैयारी कर लो तुम। चाय मैं रोज़ तुम्हारे हाथ से ही पीऊँगा। और सुनो, मेरी नज़रों में तुम आज भी वही 12 वर्ष पुरानी ही अनीता हो, इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री। मेरी नज़रों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई जचता ही नहीं और न जचेगा। कहते कहते वो अनीता के इतने पास आ गया कि वह घबरा कर शर्मा कर थोड़ी पीछे हट गई और व्याकुल होकर ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। अब क्या हो गया अनीता, क्यों रो रही हो तुम? अनीता ने व्याकुलता से कहा, तुम्हारी बात सुनकर मेरा जी घबरा रहा है अर्जुन। क्या यह सच में हो सकेगा जो तुम कह रहे हो? अर्जुन, मेरा बेटा भी है। अनीता, अगर समय से हमारा विवाह हुआ होता तो मेरा बेटा भी तो 8 वर्ष का हो ही जाता। मैं तुम्हारे बेटे को अपना लूँगा, उसकी तुम चिंता न करो। अनीता को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से उसको उठाया और बोला, अनीता, मैं जो कह रहा हूँ ना, वो होगा। तकदीर ने हमें यूं ही नहीं मिलाया है। तुम भरोसा रखो। तुम तो केवल ये बताओ कि तुम्हारी विदाई पीहर से करवाना है तुम्हें या ससुराल से? एक दो पल चुप रहकर अनीता बोली, यहीं इधर ससुराल के लोग रहते हैं, उनके सामने ही मेरी विदाई होगी तो अच्छा होगा, जिससे कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे, वरना लोग कुछ न कुछ बकेंगे मेरे बारे में। ठीक है, मैं कल सुबह आऊँगा, माँ को भी साथ लाऊँगा। तुम्हारे दरवाजे में मंडप की तैयारी भी मैं करवाने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दूँगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, सारी तैयारी मैं ऑनलाइन करवा के रख दूँगा। यहाँ आऊँगा मेरी माँ के साथ, तुम्हारे साथ 7 फेरे लूँगा और मेरे साथ में तुम्हें ले जाऊँगा।
उस दिन अनीता ने ठेला जल्दी बंद करके घर की राह ली। उसकी खोली के पास में ही उसका देवर और देवरानी रहते थे। उसका देवर देवरानी रहते थे। अनीता ने मोबाइल से फ़ोन करके अपने पीहर में अपने भाई भाभी को और इधर देवर देवरानी को और अपने बेटे को भी अनीता ने जब ये बात बताई तो एक बार फिर से पिता मिलने की खुशी उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। इसी बीच अर्जुन ने ऑनलाइन से सारी व्यवस्था करवाई थी तो एक एक करके कॉन्ट्रैक्टर आके अनीता के खोली के सामने विवाह की सारी तैयारी करते चले गए। अगले दिन अपने वादे के अनुसार अर्जुन अपनी माँ को लेकर आया। माँ ने अनीता को देखा तो उसको आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटी अच्छा है, तेरे साथ में विवाह करके मेरे बेटे का घर बस जाएगा। तेरे लिए ही तो ये अविवाहित रह गया अब तक। विवाह में अनीता के ससुराल और पीहर दोनों तरफ के लोग और आसपास के लोग जमा हो गए थे। विवाह के बाद अर्जुन ने एक हाथ से बेटे का हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ माँ का हाथ पकड़ा और बेटे का दूसरा हाथ अनीता ने पकड़ लिया और ये चारों जाके कार में बैठ गए। अनीता की आंखों में विदा होने के आंसू झिलमिला रहे थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे और इस तरह से अनीता का थमा हुआ जीवन फिर से सही मार्ग पर चल पड़ा। मित्रों, तकदीर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए। तकदीर के बारे में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।